हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास में हमारी फिजिक्स चल रही थी जिसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपको स्टार्ट करवाई थी मैंने। देखो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, मोस्टली ये माना जाता है कि जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनका फिजिक्स में थोड़ा हाथ तंग रहता है। इसका कारण क्या रहता है कि उनके बेसिक मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि वो जो मैथ है वो 10वीं तक जितनी पढ़ी है वही छोड़ देते हैं। ठीक है, कि आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं है मैथ। ठीक है, लेकिन वो ये लोग नहीं जानते कि आप लोग फिजिक्स तो पढ़ोगे। अब फिजिक्स पढ़ोगे तो इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक थोड़ी बहुत एडवांस है वो भी आनी चाहिए, अवकल समाकलन वेक्टर हैं। ठीक है, तो वो भी सब आपको आना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करवा रहा हूँ फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी प्रकार से अपने आगे लेसन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में आपके लिए। ये उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके लिए बचपन में पहाड़े सीखने के लिए गिनती इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गिनती सीखी थी, फिर पहाड़ों पे आए। ठीक है ना, जीरो लेवल से अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल पहली क्लास से, तो हम लोगों ने सबसे पहले गिनती सीखी थी, उसके बाद पहाड़ों पे आए थे। इसी प्रकार से अगर अपने को फिजिक्स पे जाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए। बात समझा रही है आपको? तो उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 5-7 दिन अच्छे से पढ़ोगे तो आपके ये फॉर्मूले टिप्स भी हो जाएंगे। ये लगभग वही फॉर्मूले हैं जो आपको आज तक 10वीं तक पढ़ के आ चुके हैं, कुछ एक नए होंगे वो आपको बता दिए। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, फिर ही आपको फिजिक्स अच्छे से समझ आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आज शर्त ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना। ठीक है, देखो नया सब्जेक्ट है तो इसलिए थोड़ा आपको ये लग सकता है कि क्या है क्या होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो बिल्कुल ईजी है और नेचर से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने चलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में अपना लास्ट हो गया था, अपने कर रहे थे ज्यामिति कर रहे थे। ज्यामिति के अंदर हम लोगों ने रेखा कर ली थी, कोण कर लिए थे। ठीक है, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिभुज क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा ज्यामिति में। ठीक है, तो बताएंगे आप त्रिभुज क्या होता है। तो बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो आपने ये पढ़ी होगी, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोग त्रिभुज बना देंगे, ABC नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो ये त्रिभुज होता है, 3 भुजाएं होती हैं इसमें। ठीक है, और 3 ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। कोणों के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो तीनों कोण हैं इन सभी का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज है, इसके जो तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद एक बेसिक सी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे ये त्रिभुज है, ये इसका एक बाह्य कोण बना है एक, तो ये क्या होता है? आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप कहीं ना कहीं यूज करते हो। जैसे मोस्टली अगर आप 12वीं क्लास में प्रकाशिकी पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, प्रकाश का परावर्तन है अपवर्तन है,
उसके हर एक डेरिवेशन में आप लोग त्रिभुज या कोणों के बारे में हमेशा बात करोगे ही करोगे, ठीक है। इसलिए उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और किसी भी एक बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक समूह कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब अपने त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? देखो, त्रिभुज को 2 प्रकारों को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया। पहले होते हैं भुजाओं के आधार पर, दूसरे होते हैं कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर या कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब जो समबाहु त्रिभुज है वो क्या होता है? ये आप जानते ही हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। अब जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसकी यदि सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि AB बराबर BC बराबर AC। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि समबाहु त्रिभुज होता है, इसका प्रत्येक कोण वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अर्थात एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज में आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। और इसमें माध्यिका, शीर्ष लंब और ये सारे एक ही होते हैं, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे ये है, ये 2 भुजाएं बराबर, AB बराबर AC, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। इसमें भी आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। इस भुजा के सम्मुख कोण ये है, इस भुजा के सम्मुख ये है, तो ये भी क्या होंगे? बराबर। यानी कि एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। किसके लिए? समद्विबाहु त्रिभुज। सिर्फ ज्यामिति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्षेत्रफल है, परिमाप है, ये सारी चीज़ें क्षेत्रमिति के अंदर आएंगी, ठीक है। सिर्फ अब ज्यामिति पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है, ज्यामिति में क्या होता है। इसके बाद आते हैं अपने विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। सारी भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर ये 3 त्रिभुज होते हैं। इसी प्रकार कोणों के आधार पर,
तो कोणों के आधार पर ही अपने पास 3 प्रकार के त्रिभुज हैं। पहला जो है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो। कोई एक कोण 90 डिग्री का, जैसे ये ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें भी आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो तो होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और नीचे ये आधार भी डिपेंड करता है भी आप कौन सा देख रहे हो। जिस कोण को आप कंसीडर कर रहे हो ए या सी को, उस पर 90 डिग्री और जो कोण है वो उसका आधार होगा। ठीक है, तो आधार ये अपने मान लेते हैं लंब। इसमें एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। इसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, नाम से स्पष्ट है, जिसके सभी कोण कोण 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। ये सारे जैसे ये न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। इसके बाद अपने पास अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा या बड़ा हो। जैसे ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपके पास, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज अपने पास टोटल कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। टोटल कितने प्रकार हो गए इसके, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया त्रिभुज। ठीक है, अब और कोई बात जो त्रिभुज के बारे में आप जानते हो, तो त्रिभुज अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। एक बात और आपको त्रिभुजों के बारे में ध्यान रखनी है, समरूपता और सर्वांग समता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रकाशिकी के अंदर काम आएगी, आगे मैकेनिक्स पढ़ोगे वहाँ भी काम आ सकती है आप। तो त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता, इन दोनों में डिफरेंस ही अपन लोग कर लेते हैं। तो आप लोग एक तरफ तो क्या लिख लोगे, सर्वांग सम त्रिभुज, दूसरी साइड समरूप त्रिभुज।
इन दोनों में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, साथ में इनमें डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, नंबर बात है इनकी डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर, वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग समत्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दो त्रिभुज हैं आपके पास, F। अब इसके संगत कोण, ए के संगत कौन सा है? D है, B के संगत कौन सा है? E है, और C के संगत कौन सा है? F। अगर ये संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल A बराबर एंगल D, B बराबर एंगल E, C बराबर एंगल F, और संगत भुजाएं भी बराबर हो, A B के संगत कौन सी? D, तो AB बराबर D, BC के संगत कौन सी? EF, AC के संगत कौन सी? DF। ये चीज़ें एक सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनमें होंगे कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। इधर बात करें यदि अपने समरूप त्रिभुज, इसमें क्या होगा कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर और जो संगत भुजाएं समान अनुपात में समान अनुपात, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे दो त्रिभुज हैं आपके पास, ABCDEF। ठीक, तो इसमें क्या कहता है कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण A के संगत D, तो एंगल A बराबर होगा इसमें D के, B के संगत E, B बराबर होगा किसके? E के, C बराबर होगा F के। ये बहुत बार आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स के अंदर, समरूप त्रिभुज। ठीक है, ऑप्टिक्स करोगे तो इसमें बहुत बार आएगा। C बराबर F। अब जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होंगी? समान अनुपात। संगत भुजाएं होंगी, ये ध्यान रखना आप, संगत भुजाएं। ए बी के संगत कौन सी है? D, तो ए बी बटा में D, बी सी के संगत EF, ए सी के संगत DF। ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया कि इसमें संगत कोण बराबर थे, इसमें भी संगत कोण क्या है? बराबर है। इसमें संगत भुजाएं क्या है? बराबर हैं, लेकिन इसमें संगत भुजाएं क्या है? समान अनुपात में है। अगर इन दोनों का अनुपात 1/2 है तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी समरूप त्रिभुज। ठीक है, और नंबर 2 की यदि अपने बात करें तो वो क्या है कि यदि आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ते हैं? गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों साइड है, आपने देखा होगा, ठीक है, 9th 10th में आपने देखा होगा
कि भुजा 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 गुणधर्म से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं संगत, तो वो क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर साइड एंगल साइड, ठीक है, कि भुजाएं और बीच का बनने वाला कोण बराबर हो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। RHS ये समकोण त्रिभुज के लिए है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड कोई भी, ठीक है, ये बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये कोई भी गुणधर्म लगा करके आपको त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने होता है। इसी प्रकार से इधर इसमें जो सबसे फेमस गुणधर्म है वो है एंगल। अगर आप किसी त्रिभुज के, किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई भी दो कोण बराबर कर दोगे, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर कर दोगे, तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है। अगर भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से समरूप हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ एक गुणधर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली जो लगता है वो ये वाला लगता है, एंगल। फिर लास्ट इसका जो संकेत है वो क्या होता है, जैसे दो त्रिभुज है, इसका संकेत क्या है कि त्रिभुज अपने लिखेंगे कैसे, AC ABC, सर्वांग सम का साइन ये होता है DEF। ठीक है। समरूपता को आप किस प्रकार से इंडिकेट करते हो, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF, ये समरूप का साइन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर्वांग समता और समरूपता। ठीक है। तो ये अपना त्रिभुज हो गया कंप्लीट, सर्वांग सम हो गया, समरूप त्रिभुज। ठीक है। इसके बाद जो ज्यामिति आती है, और तो आप जानते हो इसमें त्रिभुज में कि एक माध्यिका नाम से कोई चीज़ होती है। माध्यिका क्या होती है कि किसी शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। और माध्यिकाएँ किस अनुपात में विभाजित होती हैं, 2:1 में, 2:1 में विभाजित होते हैं। तो ये बातें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखने हैं, कहीं ना कहीं वो बात। तो जो मेन बातें थी त्रिभुज के बारे में बता दी मैंने आपको कि एक्चुअल में त्रिभुज होता क्या। ठीक है। आपने नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्भुज की। 2 भुजाएं होगी, 3 भुजाएं होगी, त्रिभुज में 4 भुजाओं की बात करते हैं। आपने 4 भुजाएं किसमें होती हैं, चतुर्भुज में। जो अपने सिलेबस यानी कि आगे आपके आएंगे वही करेंगे अपन। ठीक है। जैसे वर्ग आएगा, आयत आएगा, बस ये 2 ही चीज़ें। तो चतुर्भुज क्या होती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। इसकी क्या हो, 4 भुजाएं। इसमें कोण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने आयत की। आयत क्या होता है। ठीक है। हम जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि आयत क्या होता है, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। यानी कि AB = CD, BC = AD।
और सभी कोण बराबर 90 डिग्री के। इसके अलावा यदि आप सम्मुख कोणों के शीर्षों को मिलाते हो, उनको अपने बोलते हैं विकिरण या विकर्ण। तो विकर्ण AC और BD दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AC और BD इसमें क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आयत। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और सारे के सारे कोण भी क्या हों? 90 डिग्री के। और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया? वर्ग। ठीक है, तो ये आपको आयत और वर्ग के बारे में इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चतुर्भुज इतना ही है। ठीक है, आगे कल अपने वर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्त के बारे में देख ही लेते हैं। लास्ट वर्त ही बचा है इसमें शायद। ठीक है, वर्त देख लो आप क्या होता है इसमें, बस लास्ट वर्त ही बचा। चतुर्भुज ये दो ही देख रहे हैं आप लोग, वर्ग और आयत बस। व्रत देख लो आप। व्रत क्या होता है? कि ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जो किसी एक बिंदु से एक नियत दूरी पर, ठीक है, उन या का आपको कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या रहते हैं? समान दूरी पर रहते हैं, क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। ये जो निश्चित बिंदु है ये क्या कहलाता है? इसका केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। और ये बिंदुओं का जो समुच्चय है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। केंद्र को O से लिखते हैं अपन। इनको यदि आप मिलाओगे तो ये बन जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी? रेडियस। अगर आप त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देते हो तो इसको बोलते हैं जीवा, कॉर्ड। क्या होती है? जीवा। सबसे बड़ी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है ये सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या होता है? ये व्यास होता है। और व्यास देखो आप दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, इतनी त्रिज्या, इतनी त्रिज्या। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप वर्त को जीवा से दो भागों में बांट दोगे, यदि एक जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है तो ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं। ये दोनों भाग क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये लघु और ये दीर्घ, ये देखा होगा 10th क्लास में आप। अगर आप वर्त के दो पार्ट त्रिज्याओं के माध्यम से कर दो, दो त्रिज्याओं के माध्यम से कर दो, तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? त्रिज्याखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिज्याखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्त के बारे में, ज्यामिति के बारे में आपको बताया मैंने, जो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ज्यामिति अपना कंप्लीट हो चुका है। कल अपने नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीजगणित होगी, अपनी ज्यामिति होगी, कल क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।